नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत समास और उसके भेद पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में के आरंभ से अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें आपको समास के कैसे आसानी से आप समास को समझ सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं और परीक्षा में समास को पहचान कर उसके भेद लिख सकते हैं। इसलिए इस सब को जानने के लिए आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहें। और चलिए हम जानते हैं कि समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो चलिए हम चलते हैं समास की ओर। बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। हालांकि आपकी परीक्षा में समास की परिभाषा या उसके भेदों की परिभाषा कहीं भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यह सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समास को पहचानने के लिए समास को जानना और उसके भेदों की परिभाषा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। बच्चों, अगर हम देखें तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है या समास का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना, यानी किसी बड़े से वाक्य को या वाक्यांश को तोड़कर छोटा कर देना। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। हमने समास का अर्थ बताया था संक्षिप्त करना। इसमें क्या होता है कि जो कई शब्दों का एक योग होता है उसको हम तोड़कर समस्त पद के रूप में संक्षिप्त बना देते हैं। ये संक्षिप्त बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो एक नए शब्द को हम बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं और इस विधि से बने शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं। बच्चों, ये समास बनाने की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को दो रूपों में पूरा किया जाता है। जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है या प्रोसीजर का पालन किया जाता है। तो वैसे ही समास के अंतर्गत दो प्रोसेस हैं और इस प्रोसेस में पहला जो है वो है समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। तो हम पहले जान लेते हैं कि समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है, क्योंकि पूरे समास में आपको समस्त पद और समास विग्रह सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे और परीक्षा में भी आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसके अंतर्गत समस्त पद और समास विग्रह के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम जान लेते हैं समस्त पद किसे कहते हैं। बच्चों, समास में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। यानी इन दो पदों के योग से ही समस्त पद बनता है। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। पद हम पहले पढ़ चुके हैं जहां हमने पदबंध जाना है। तो यहाँ पर भी पहला पद और उत्तर पद होता है और इन दो पदों का योग ही समस्त पद कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से जान लेते हैं कि एक शब्द है विद्यालय। अब विद्यालय में विद्या पहला पद है और आलय दूसरा पद है, यानी पूर्व पद है विद्या और उत्तर पद है आलय। इन दोनों पदों का योग यानी इन दोनों को मिलाकर जो बना वो है विद्यालय। तो ये विद्यालय जो बनकर बना है दोनों पदों को मिलाकर वह कहलाता है समस्त पद। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार दूसरी प्रक्रिया है समास विग्रह। समास विग्रह में बच्चों जब समस्त पद के दोनों पदों को हम एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जैसे हमने विद्या और आलय इनको अलग कर दिया, लेकिन इनको अलग करने के बाद जो बीच में कुछ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति चिन्ह यानी इनको जोड़ने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय का समास विग्रह है विद्या का आलय या विद्या के लिए आलय। आलय का अर्थ होता है घर, तो विद्या का घर या विद्या के लिए घर, तो वो कहलाएगा विद्यालय। और ये जो का और के लिए हैं ये कहलाते हैं विभक्ति चिन्ह। ठीक है बच्चों। तो इन चिन्हों का प्रयोग करके जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को अलग कर देते हैं, उनका विग्रह कर देते हैं, तो वह समास विग्रह कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में आपने देखा कि के लिए या का जैसे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अब बच्चों हमने ये दो प्रक्रियाएं तो जान ली, अब हम समास के भेद को जान लेते हैं। समास के कुल 6 भेद हैं। जैसे पहला है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। एक एक करके हम इन सभी समासों को जानते हैं, इनकी हम परिभाषा देखेंगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इनको समझेंगे। पहला है तत्पुरुष समास।
इसमें अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद प्रधान होता है। इस समास के अंतर्गत समास विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि समास में दो प्रक्रियाएं हैं, पहला है समस्त पद और दूसरा है समास विग्रह। ये समस्त पद बनना ही समास है एक तरह से। तो तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है यानी दूसरा पद जो है वह प्रधान होता है। और विशेष यहाँ इसलिए लिखा गया है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इस समास के अंतर्गत कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, कारक चिन्ह आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, यानी कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह के जो ने, को, से, ये चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह। तो इनके माध्यम से पूर्व पद उत्तर पद को जोड़ा जाता है और तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास में ये पूरे 8 के 8 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कुल 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के उपभेद भी किए गए हैं। यानी तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद हैं। जैसे हमने समास के 6 भेद बताए, लेकिन वे 6 भेद जो हैं उनमें तत्पुरुष समास के भी कुछ उपभेद हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष। अब कर्म हमने बताया कारक चिन्ह 8 प्रकार के हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की और अधिकरण तत्पुरुष में पर, और लास्ट है संबोधन हे अरे ओ। तो इसमें कर्ता और संबोधन ये 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। आप देखिए, इसमें मैंने तत्पुरुष के भेदों के नाम लिखे और उनके आगे कारक चिन्ह का प्रयोग भी किया है। यानी जो भेद है, जैसे कर्म तत्पुरुष है तो इसमें को चिन्ह लगेगा, करण तत्पुरुष है तो उसमें से, के द्वारा चिन्ह लगेगा, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत के लिए चिन्ह का प्रयोग होगा, अपादान तत्पुरुष में से, अलग होने के अर्थ में या तुलना के अर्थ में या डरने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है, और संबंध तत्पुरुष में का, के, की, रा, रे, री जैसे चिन्हों का प्रयोग होता है, और अधिकरण तत्पुरुष में पर आदि का प्रयोग होता है। अब बच्चों ये देखिए, 2 चीज़ें यहाँ समझा दूं कि करण में भी से का प्रयोग हो रहा है और अपादान में भी से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हमने अपादान में स्पष्ट कर दिया है कि से का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। एक होता है जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, इसलिए से का प्रयोग है। दूसरा, डरने के अर्थ में, जब हम किसी से डरते हैं, जैसे मैं शेर से डर गई तो वहाँ डरने का भाव है तो से का प्रयोग हुआ। ऐसी तुलना के अर्थ में, मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो वहाँ तुलना हो रही है। तो इन तीनों के अर्थ में यहाँ से का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह अपादान तत्पुरुष। लेकिन जो करण है, करण में भी से का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, मैं चाकू से फल काट रही हूँ, यानी वहाँ कोई जो काम हो रहा है उसको करने के लिए साधन क्या है। जैसे फल काटने का साधन है चाकू, लिखने का साधन है कलम, तो वहाँ से का प्रयोग होता है। तो ये हमने जाना इसमें। अब इसके आधार पर हम एक कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, आप उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है यश प्राप्त। अब यश प्राप्त समस्त पद है क्योंकि इसमें यश पूर्व पद है और प्राप्त उत्तर पद है। तो यश प्राप्त यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर एक समस्त पद बन गया यश प्राप्त, और इसमें इसका विग्रह होगा यश को प्राप्त। तो यहाँ पर यश और प्राप्त के बीच में यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में को कारक चिन्ह आ गया। तो ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। बच्चों एक बात याद रखना कि आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे एमसीक्यू फॉर्म में यानी वैकल्पिक बहुवैकल्पिक रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको समस्त पद दिया जा सकता है, जैसे यश प्राप्त आपको समस्त पद दिया है और उसके आगे 4 तरह के विग्रह दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सही विग्रह कौन सा है, यश प्राप्त का सही विग्रह कौन सा है। एक तो इस तरह के प्रश्न हो सकता है। दूसरा, आपको विग्रह दे रखे हैं और विग्रह जैसे यश को प्राप्त विग्रह दे दिया है और नीचे 4 समास के भेद दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये यश को प्राप्त किस समास का विग्रह है। तो आपको उचित समास का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ, ये याद रखने वाली बात, क्योंकि तत्पुरुष में आपको तत्पुरुष के जो उपभेद हैं उनके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है।
आप सीधे तत्पुरुष लिखेंगे। अब है करण तत्पुरुष का उदाहरण, हस्तलिखित। ये समस्त पद है और इसमें हस्त पूर्व पद है और लिखित उत्तर पद है। तो इसका जो हम विग्रह करेंगे वो होगा हस्त से लिखित, यानी हाथ से लिखित। मैंने बताया था ना बच्चों कि करण तत्पुरुष में से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो यह लिखने का साधन क्या है? हाथ। कैसे लिखा गया है? हाथों के द्वारा लिखा गया है। तो हस्त से लिखित यहाँ पर इसका विग्रह होगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण, रसोई घर। रसोई घर समस्त पद है, इसमें प्रथम पद है रसोई और द्वितीय पद है घर। तो इन दोनों पदों को हमने जब विग्रह किया तो उसके बीच में हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया है? संप्रदान चिन्ह का, यानी के लिए। तो रसोई के लिए घर क्या कहलाएगा? रसोई घर। अब है अपादान तत्पुरुष, यानी अलग होने के अर्थ में, देश निकाला। ये समस्त पद है, इसमें देश और निकाला पूर्व पद उत्तर पद है। और इसका जब हमने विग्रह किया तो हम लिखेंगे देश से निकाला, यानी उसे देश निकाला दे दिया गया है, यानी देश से उसको निकाल दिया गया है। तो ये समास विग्रह हुआ अपादान तत्पुरुष का। फिर है संबंध तत्पुरुष, सेनापति। सेनापति ये समस्त पद है, इसमें सेना और पति पूर्व पद और उत्तर पद है और इसका हमने संबंध एक दूसरे के साथ जोड़ा है, तो का इसमें हमने विग्रह चिन्ह लगाया है। तो सेना का पति, ये इसका समास विग्रह हुआ। और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण जैसे हमने बताया में पर आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो गृह प्रवेश ये समस्त पद है, इसमें गृह और प्रवेश पूर्व पद उत्तर पद है और इन दोनों को हमने एक दूसरे से जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। कौन से? अधिकरण कारक चिन्ह। तो अधिकरण है गृह में प्रवेश, में चिन्ह इसका है, तो गृह में प्रवेश ये कहलाएगा हमारा समास विग्रह। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे तत्पुरुष समास के कुछ भेद। और तत्पुरुष समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया, एक बार फिर सुन लीजिए कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हम बीच में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद भी किए गए हैं। और एक और याद रखने वाली बात कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता कारक और संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था तत्पुरुष समास। अब हम दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। बच्चों, अव्ययी भाव समास को समझने से पहले हम अव्यय को समझ लेते हैं। अव्यय जो है हमारे, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी यानी जिनमें कोई विकार नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है। जैसे विकारी शब्द हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि, तो उनको हम जब लिंग वचन कारक से जोड़ते हैं तो उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, अब लड़का है तो खेल रहा है, लड़की खेल रही है, तो इस तरह से लिंग बदल रही है। लड़के खेल रहे हैं, इस तरह वचन बदल रहे हैं, तो उनमें बदलाव आता है। लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं उनमें लिंग वचन कारक आदि किसी भी दृष्टि से कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये अव्यय भाव अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय भाव समास के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। और अव्यय के संयोग से, यानी जब अव्यय मिल जाता है उत्तर पद के साथ, तो वह समस्त पद भी अव्यय बन जाता है और इसमें पहला पद ही प्रधान होता है क्योंकि वह अव्यय है। अव्यय मिलाने से, अव्यय लगाने से एक नया शब्द बन जाता है, तो वह अलग अर्थ देता है। जैसे अब हम जान लेते हैं कि ये इसमें अव्यय के उदाहरण क्या हैं। और बच्चों, अव्यय भाव समास की पहचान 3 तरीके से हम कर सकते हैं। तो अव्यय जो होते हैं वो जैसे संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं, वो उपसर्ग जब हम मूल शब्द के आगे लगा देते हैं तो उससे एक नया शब्द बन जाता है और नया अर्थ निकलता है। जैसे है आजन्म में, आजन्म जो है ये पूरा समस्त पद है, इसमें आ जो है वो पूर्व पद है और जन्म उत्तर पद है। तो जन्म के आगे हमने आ रूपी उपसर्ग लगाया तो उसके बाद वो बन गया आजन्म। और आजन्म समस्त पद का क्या अर्थ हुआ कि पूरा जीवन भर, यानी जीवन भर वह आजन्म अविवाहित रहेगा। तो यह क्या है? आजन्म यानी जन्म भर, जीवन भर। तो इसका विग्रह हो गया जन्म से लेकर। तो एक तो इस तरह से हो गया हमारा अव्यय भाव समास का उदाहरण। दूसरा बच्चों, अव्यय भाव समास के उदाहरण में हमने बताया है कि जैसे अव्यय वो होते हैं जिनमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। तो इसमें उपसर्ग का एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है बेशर्म। अब इसमें क्या है, बे इसका उत्तर पूर्व पद है और शर्म उत्तर पद है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों पदों को मिलाकर जो बन गया है वो है बेशर्म, यानी पूरा वो अव्यय उत्तर पद समस्त पद बन गया है। अब इसमें शर्म का अर्थ होता है लज्जा, लाज या हया।
लेकिन जब इसमें बे हमने बे उपसर्ग रूपी अव्यय लगा दिया है तो उसका अर्थ क्या हुआ? जिसमें लज्जा ना हो, लज्जा के बिना, लाज के बिना, हया के बिना, शर्म के बिना, तो ये क्या हो गया है? बेशर्म। इसलिए ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे हम और भी तरीके जान लेते हैं अव्ययी भाव समास को पहचानने के। तो बच्चों एक और इसमें होता है अव्यय यथा। यथा अव्यय लगाने से बहुत से नए समस्त पद बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, यथा संभव, यथा समय, यथा अवसर, यथा शक्ति, यथा विधि, यथा क्रम, यथा सामर्थ्य आदि। ये आपने अक्सर शब्द सुने होंगे और आप ध्यान रखिएगा कि ये यथा से आरंभ होने वाले जो समस्त पद हैं वो सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक मैंने बताया उपसर्ग संबंधी अव्यय, अब दूसरा हम बता रहे हैं यथा रूपी अव्यय जो हैं, इसका प्रयोग हमेशा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अब हम इनके विग्रह देख लेते हैं कि विग्रह कैसे होंगे। तो जैसे यथा संभव है, यथा संभव का विग्रह होगा जैसा संभव हो। हम कहेंगे ना यथा संभव आप कार्य कीजिए, जैसा संभव हो वैसा कार्य कीजिए। फिर है यथा समय, यथा समय का विग्रह होगा समय के अनुसार। अब आप देखिए बच्चों, यथा संभव के लिए हमने संभव के अनुसार नहीं लिखा है, हमने लिखा है जैसा संभव हो, और यथा समय के लिए हमने लिखा है समय के अनुसार। तो यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखना है कि संभव के अनुसार नहीं हो सकता, वह गलत माना जाएगा। विग्रह उसका जैसा संभव, हम कहते हैं ना जैसा संभव हो वैसा ही कार्य करो, हम ये नहीं कहते संभव के अनुसार कार्य करो, क्योंकि संभावना तो हो सकती है, संभावना के अनुसार कार्य होना चाहिए। मतलब जैसी हमारी सोच है, हम सोच रहे हैं उसके अनुसार कार्य हो, लेकिन संभव के अनुसार, संभव जो है यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम के अनुसार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे जैसा संभव हो। और यथा समय के लिए हम कहेंगे समय के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, और यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुसार। यानी हमें अपना कोई भी कार्य करना है तो यथा सामर्थ्य करना है, यानी हमारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना है। तो अव्ययी भाव समास की एक पहचान ये हो गई कि जहाँ पर भी पूर्व पद यथा होगा वहाँ पर वह अव्ययी भाव समास होगा, और जहाँ उसका विग्रह के अनुसार हो या जैसा संभव इस तरह से हो तो वो भी अव्ययी भाव समास होगा। यानी अगर आपको समस्त पद के आधार पर समास का भेद छांटना है तो आप देखेंगे कि उसमें पूर्व पद यथा होना चाहिए, तब आप उसको अव्यय मान लेंगे। और अगर आपको विग्रह के अनुसार समास का भेद छांटना है तो आप विग्रह में देखेंगे कि जहाँ पर के अनुसार लिखा हुआ है या जैसा संभव हो, जैसा हो सकता है वो लिखा हो, तो वहाँ पर आप कहेंगे वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और अव्ययी भाव समास की एक तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण पहचान ये है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक समान होते हैं, यानी पूर्व पद ही रिपीट हो जाता है उत्तर पद में। जैसे रातों रात, अब यहाँ पर रात रात, ये पूर्व पद उत्तर पद दोनों सेम है। और आप देखिए रात कभी कोई रात हो जाती है, रात हो जाता है, ये इस तरह से हमेशा एक ही रहते हैं, इसमें भी लिंग वचन और उसके अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये अव्यय है हमारा, तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अव्यय होते हैं, यानी दोनों ही एक समान होते हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो इस तरह के समस्त पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रातों रात यानी रात ही रात में, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, बातों बात यानी बात ही बात में, कानों कान कान ही कान में, और बीचों बीच 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 में। अब आपको ध्यान रखना है बीचों बीच का बीच ही बीच में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बीच बीच में। बीचों बीच सो जाओ, यहाँ बीच बीच में सो जाओ। कानों कान ही, उसे कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बातों ही बातों में सब कुछ हो गया, बातों बातों में सारा काम करवा लिया। हाथों हाथ सारी चूड़ियाँ बिक गई, और रातों रात वो भारत से बाहर भाग गए। तो इस तरह से जो हैं ये हमारे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं, और मैंने पहचान आपको बहुत आसान तरीके से समझा दी है कि अव्ययी भाव समास की पहचान अगर करनी हो तो आप देखेंगे कि इसमें पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, और अव्यय मैंने बताया है कि वो अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन क्रिया काल आदि की दृष्टि से कोई बदलाव नहीं आता है।
तो वो अव्यय हैं जैसे यथा है, और कुछ उपसर्ग हैं जैसे हमने बेशर्म की बात की, तो बेहया की बात की। तो इस तरह से जो उपसर्ग हैं उन उपसर्ग को लगाने से एक नया शब्द बन जाता है, समासपद बन जाता है। और तीसरी पहचान हमने ये बताई कि जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हों, यानी दोनों ही अव्यय हों, उनमें किसी तरह का परिवर्तन न हो, तो वह भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि अव्ययभाव समास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने तीसरे समास की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बच्चों ये ध्यान रखना है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। अब विशेषण विशेष्य आप छोटी कक्षा में बहुत पढ़ चुके हैं। विशेषण यानी जिससे तुलना की जा रही है, जो विशेषता बता रहा है, और विशेष्य जिसकी तुलना की जा रही है, यानी जिसके बारे में विशेषता हम बात कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो इसका पहला पद अक्सर अधिकांशतः विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध माना जाता है। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, वही विशेषण विशेष्य वाला भाव होता है इसमें। उपमान यानी विशेषण, उपमेय यानी विशेष्य। तो कर्मधारय समास कहलाता है वो। और इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा वाला पद प्रधान होता है। और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में, बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, है जो, रूपी जैसे शब्द रूपों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोनों पदों के बीच में के समान, है जो, रूपी जैसे शब्द रूपों का प्रयोग होता है, यानी इनमें से किसी भी एक रूप का प्रयोग हो सकता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि समास विग्रह के समय उपमेय हो तो उपमेय के साथ हमेशा रूपी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पुत्र रत्न एक समस्त पद है। अब यहाँ पर क्या, रूपी का प्रयोग बच्चों वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया गया हो, यानी दोनों में कोई भेद ही, समानता, तुलना ही नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पुत्र रत्न, हम अक्सर कहते हैं ना, ये तो मेरा पुत्र नहीं रत्न है, यानी ये तो मेरे लिए पुत्र रत्न है, यानी पुत्र को ही रत्न मान लिया गया है। यहाँ पर रत्न पुत्र से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पुत्र रत्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही, जैसे पुत्र ही रत्न बन गया है, तो यहाँ पुत्र रूपी रत्न समास विग्रह होगा, क्योंकि यहाँ पर पुत्र उपमेय है या विशेष्य है, और पुत्र को ही रत्न के समान रत्न मान लिया गया। यहाँ कोई तुलना नहीं हो रही, बल्कि दोनों को इक्वली गुड, इक्वली इंपॉर्टेंट मान लिया गया है। तो जहाँ पर उपमेय हो पद और उपमेय के बाद फिर रूपी हम उसका प्रयोग करते हैं, चिन्ह का, शब्द विग्रह विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आएगा पुत्र रूपी रत्न। इसी प्रकार बच्चों, जब हम उपमान या विशेषण को देखते हैं तो उनके साथ हमेशा हमेशा के समान शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है चरण कमल। अब आप देखिए इसमें विशेषण क्या है, विशेषण है कमल, और चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है, यानी कमल जो है वो विशेषण है और उससे चरणों की तुलना की जा रही है, यानी चरण कमल के समान कोमल हैं। जैसे कमल फूल की पत्तियां कोमल होती हैं, वैसे ही ये चरण, भगवान के चरण जो हैं, पैर जो हैं, वो कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर के समान आएगा, यहाँ पर कमल रूपी चरण नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर चरणों की कमल से तुलना की जा रही है। यहाँ पर चरणों को कमल नहीं मान लिया गया है, यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो जहाँ तुलना का भाव होता है वहाँ पर के समान आता है। तो बच्चों ये अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप ये अंतर समझ लेंगे तो आपके विग्रह में कहीं भी ये गड़बड़ी नहीं होगी। तो पुत्र रूपी धन, इसी तरह होता है स्त्री धन, तो वहाँ पर धन विशेषण नहीं है, बल्कि स्त्री और धन दोनों ही समान रूप हैं, दोनों को ही एक रूप मान लिया गया है। तो हम कहते हैं स्त्री रूपी धन या पुत्र रूपी रत्न। तो यहाँ पर रूपी शब्द का प्रयोग आएगा, और जहाँ पर हम तुलना करते हैं यानी विशेषण से विशेष्य की तुलना करते हैं, वहाँ पर के समान आता है। जैसे कि हमने बताया यहाँ पर कि क्या है, चरण कमल। अब कमल से चरणों की तुलना की जा रही है, चरणों को कमल नहीं मान लिया गया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो चरण है वो कमल के समान कोमल हैं, लाल हैं। तो यहाँ पर कमल के समान चरण विग्रह होगा। ठीक, अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं अव्ययभाव समास, वो कर्मधारय समास के। पीतांबर बच्चों ये एक समस्त पद है, इसमें पीत जो है वो पूर्व पद है और अंबर
अंबर उत्तर पद है। बच्चों ये समास के जो समस्त पद हैं, ये संधि अगर आपने की है तो संधि को आप देखेंगे कि संधि में जो पहला जो शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है, उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनकी मात्राएं मिला करके संधि की जाती है। तो जैसे यहाँ पर पीतांबर बना है, अब पीतांबर में पीत पूर्व पद है और अंबर दूसरा पद है, उत्तर पद है। तो इसमें पीत का त अ और अंबर का अ मिलाकर के आ हो गया, क्योंकि दीर्घ संधि में अ मिलाकर आ बन जाता है, तो इसलिए पीतांबर हो गया है। तो लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम पीता अंबर नहीं करेंगे, हम करेंगे पीत या पीला। तो इसका विग्रह होगा कर्मधारय समास में पीत है जो अंबर, यानी जो अंबर पीला है, अंबर यानी वस्त्र, जो वस्त्र पीला है वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हमने बताया है कि कर्मधारय समास में पहला पद अक्सर विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये रंग रूप संबंधी विशेषण है, ये पीतांबर यानी पीला, पीला जो है रंग है इसमें, तो ये विशेषण हो गया। तो पीला है जो अंबर। दूसरा है दशानन, दशानन समस्त पद है और इसमें जो पहला पद है वो है दस और दूसरा पद है आनन। आनन का अर्थ होता है मुख या सिर, तो इसका विग्रह होगा दस आनन वाला। अब बच्चों कर्मधारय समास का जो विग्रह होता है वो भी आप देख लीजिए, मैंने बताया है कि विग्रह करते समय या तो है जो होगा अंतिम पद, या फिर के समान आएगा, या फिर रूपी आएगा, और एक और होता है वाला वाली करके, वाला वाली। जैसे दशानन है दस आनन वाला, या कमल नयनी है कमल नयनों वाली, या कमल के समान नेत्रों वाली, तो वाला वाली करके भी जो विग्रह होता है तो आपको समझ जाना है कि ये कर्मधारय समास है। ठीक है बच्चों, तो कर्मधारय समास का हमने एक उदाहरण देखा पीतांबर, एक हमने देखा दशानन, और अब अगला उदाहरण है नीलकमल। नीलकमल में नीला जो है वह नील जो है इसका पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है, तो हम कहेंगे नीला है जो कमल। अब हम ये इसमें ये नहीं कहेंगे कमल के समान नीला, तो बेटा कमल के समान नीला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो है विशेषण विशेष्य का संबंध है, जो है नीला है जो कमल उसकी ओर संकेत किया गया है, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा नीला है जो कमल। नेक्स्ट है महावीर। अब महावीर समस्त पद है और इसका जो पहला पद है वो है महा और दूसरा पद है वीर, तो इसका विग्रह होगा महान है जो वीर। ठीक है बच्चों, महान है जो वीर, ये कोई भी हो सकता है, हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं महान है जो वीर, तो महान है जो वीर वो कोई भी हो सकता है जो महान है या वीर है। फिर है कनक लता। कनक का अर्थ होता है सोना, और लता यानी क्रीपर, एक बेल टाइप होती है, तो कनक लता समस्त पद है और इसका जो विग्रह है वो है कनक के समान लता, यानी जो लता है उसकी तुलना की गई है कनक से, सोने से की गई है। तो यहाँ पर हम उसका उदाहरण, उसका जो विग्रह करेंगे उसमें कहेंगे कनक के समान लता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेषण के साथ हमेशा के समान आता है और विशेष्य के साथ रूपी आता है। तो ये थे कुछ उदाहरण हमारे कर्मधारय समास के। अब जो हमारा अगला उदाहरण है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बच्चों, द्वंद्व का जैसे कि हमें बोलने से ही पता चल रहा है कि यानी मतभेद, यहाँ यानी ऐसा समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हों, एक दूसरे के विलोम हों, और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रथम पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। बच्चों ये एक ऐसा समास है जिसमें थोड़ा सा उल्टा होता है काम। इसमें जब समस्त पद होते हैं तो समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के साथ मिले नहीं होते हैं, बल्कि इनके बीच में योजक चिन्ह होता है, यानी हाइफन होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय इन पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने के लिए हमें बीच में और, अथवा, एवं, या जैसे योजकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इनका प्रयोग करके हम इसका विग्रह करते हैं। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद में इन दोनों के बीच में जो विग्रह के चिन्ह हमने यूज़ किए हैं, जो हमने योजक चिन्हों का प्रयोग किया होता है, वो सब गायब हो जाते हैं और दोनों के बीच में एक जो है हाइफन का प्रयोग हो जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। तो जैसे पहला पद है हमारा पाप पुण्य। अब इसका जो विग्रह होगा वो होगा पाप या पुण्य, और अक्सर पाप और पुण्य भी लिखा होता है तो उसको गलत नहीं मानेंगे, लेकिन आप छोटा सा अंतर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बोला है कि द्वंद्व समास के विग्रह करते समय अथवा, एवं, या, और आदि का प्रयोग होता है। तो और तो आपने देख लिया कि और अक्सर कहेंगे पाप और पुण्य, लेकिन यहाँ पर या जो है चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि पाप पुण्य
दोनों एक साथ नहीं आते हैं। यानी अगर पाप है तो पुण्य नहीं है, पुण्य है तो पाप नहीं है, यानी एक आएगा एक जाएगा। तो पाप या पुण्य होगा या पाप अथवा पुण्य होगा, पाप और पुण्य नहीं होगा। ये बहुत समय से आप बहुत सी किताबों में या वीडियो में देखेंगे तो उसमें इसका विग्रह ऐसे ही क्या होगा, पाप और पुण्य। लेकिन पाप और पुण्य, और एग्जामिनर भी इसको गलत नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ पर हम ऑपोजिट विलोम शब्दों की बात कर रहे हैं वहाँ पर या आना चाहिए या अथवा आना चाहिए, पाप या पुण्य या पाप अथवा पुण्य, क्योंकि कोई एक ही एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जहाँ पर ऐसे पूर्व पद और उत्तर पद हों जो एक दूसरे के साथ घुले मिले हों, एक दूसरे के साथ रल मिल जाते हैं, वहाँ पर और का प्रयोग किया जाता है। जैसे है अन्न जल। अब अन्न जल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, अन्न है तो जल भी है, तो ये एक जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं अन्न और जल। अब अगला उदाहरण जैसे खरा खोटा। अब खरा है तो वो खोटा नहीं होगा और खोटा है तो वह खरा नहीं होगा, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, इसका विग्रह करते समय खरा या खोटा, खरा अथवा खोटा। खरा और खोटा नहीं होना चाहिए मेरी दृष्टि में, पर हाँ क्योंकि ये ट्रेंड बन गया है, अब इस गलती को सुधारा नहीं जा रहा है, लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, खरा और खोटा करके लिख रहे हैं या जन्म और मृत्यु करके लिख रहे हैं। तो फिर आप अगर और भी लिखेंगे तो सही है, लेकिन आपको सही चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो वास्तव में जो इसका सही अर्थ है वो है, इसका विग्रह करते समय हम लिखेंगे खरा या खोटा, खरा अथवा खोटा। ठीक है बच्चों। फिर है भाई बहन। अब भाई बहन जो हैं ये एक आपस में रल मिल जाते हैं, आपस में इनको बोलते समय हमें कहीं विपरीत भाव नहीं आता है, विलोम भाव नहीं आता है, क्योंकि भाई बहन की जोड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पर भाई और बहन होगा। फिर है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण की भी जोड़ी मानी जाती है, तो यहाँ राधा या कृष्ण नहीं होगा, राधा और कृष्ण होगा। तो बच्चों समझ में आया, द्वंद्व समास बहुत ही आसान समास है, जिसका द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद, यानी आपस में विचारों का ना मिलना। तो इसके जो पहले और दूसरा पद होते हैं दोनों लगभग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम अर्थ वाले होते हैं। और इनका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और अथवा एवं या आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा द्वंद्व समास। अब जो हम अगला समास पढ़ने जा रहे हैं वह समास भी और भी ज़्यादा आसान है, और उस समास का नाम है द्विगु समास। द्विगु समास में आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसका पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, यानी पहले पद जो होगा वह आपको संख्या का बोध कराएगा, संख्यावाचक विशेषण होगा पहला पद, और दूसरा पद जो है समूह का बोध कराता है, यानी पूरा पद जब समस्त पद बन जाता है तो वह एक संख्यावाची समूह का बोध कराता है। और इसका विग्रह करते समय दो तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, एक समाहार और एक समूह। अब मैं बताती हूँ समाहार का प्रयोग कहाँ होता है और समूह का प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चों जैसे उदाहरण है सप्ताह, ये एक समस्त पद है। अब सप्ताह में जो है सप्त एक संख्या है यानी 7, सप्ताह यानी सप्त दिनों का या 7 दिनों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है मिक्स हो जाना, मिल जाना, पूरी तरह उसमें घुल जाना। तो 7 दिन जिसमें घुल जाते हैं और फिर जो एक रूप लेते हैं वह कहलाता है सप्ताह। तो बच्चों जहाँ पर कोई चीज़ आपस में मिलकर एक रूप दे रही हो वहाँ पर हम समाहार का प्रयोग करते हैं, और जहाँ कोई ग्रुप का एक बोध करा रहा हो वहाँ पर समूह का प्रयोग करते हैं। जैसे है एक ये है जैसे तिरंगा। अब तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह है, यानी इसमें 3 रंग मिलकर के झंडा बना रहे हैं, हमारा ध्वज बना रहे हैं। तो इसका विग्रह होगा 3 रंगों का समूह। हम 3 रंगों का समाहार भी लिख सकते हैं, लेकिन सही जो होगा वो 3 रंगों का समूह है, क्योंकि यहाँ पर 3 रंग मिलकर के हमें झंडे का रूप दे रहे हैं, तिरंगे का रूप दे रहे हैं। दूसरा है 2 पहर। तो 2 पहरों का समूह या समाहार, जहाँ पर 2 पहर आपस में मिल जाते हैं तो वो 2 पहर कहलाते हैं। पहर मतलब जो समय होता है, जैसे प्रातः, दोपहर, मध्याह्न, संध्या और रात्रि। तो ये जो हैं ये पहर यानी काल, समय। तो 2 पहरों का समूह है या समाहार है, क्योंकि इसमें 2 पहर आपस में मिलकर एक रूप ले रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे 2 पहर का समाहार। और बच्चे समूह भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में आपको समाहार और समूह का अंतर पता होना चाहिए। समाहार यानी जहाँ पर सब मिल करके एक रूप ले रहे हैं वो समाहार आएगा, और समूह जहाँ पर हमें चीज़ों का एक समूह दिख रहा है वो समूह के अर्थ में आएगा, एक ग्रुप दिख रहा है। जैसे मैंने तिरंगा में बताया 3 रंगों का हमें समूह दिख रहा है जो एक ध्वज के रूप में है। फिर है द्वन्नी, यानी 2 आनों का समाहार। ध्वनि कैसे बनती है, 2 आनों के मिल जाने से, 2 पैसों के मिलने से ध्वनि बनती है। तो 2 आनों का समाहार। और पंजाब 5 आबों का, आब मतलब नदियाँ, नदियों का समाहार, यानी 5 नदियों को मिला करके
पंजाब बना है, तो वहाँ समाहार हो गया, नदियों का, नदियाँ मिल गई हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होएगा, पंजाब, 5 आबों का समाहार। तो बच्चों द्विगु समास में आपको याद रखने वाली बात ये करनी है कि इसका पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हमें समाहार और समूह 2 तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको बताया कि समाहार का प्रयोग कहाँ किया जाता है और समूह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये था हमारा द्विगु समास। अब हम अपने अंतिम समास की ओर चलते हैं, जो है बहुव्रीहि समास। बच्चों बहुव्रीहि समास आपने कर्मधारय समास पढ़ा। कर्मधारय समास में हमने देखा कि पहला पद उसमें विशेषण होता है अक्सर, और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का वहाँ संबंध होता है। बस बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास से थोड़ा सा भिन्न है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी पहला पद भी प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं है, और दोनों को मिलाकर जो एक समस्त पद बन रहा है वो तीसरे पद की ओर इशारा करता है। कैसे करता है आप इसको ध्यान से देखिए। पहला हमारा समस्त पद है नीलकंठ। अब आप देखिए इसमें नील जो है विशेषण है, यानी नील मतलब नीला, ठीक है, लेकिन हमने इसका विशेषण किया नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। किसका कंठ है नीला? शिव का। तो यहाँ पर आप तीसरा पद क्या है, ना तो नीला इंपॉर्टेंट था यहाँ, ना कंठ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन दोनों को जब मिला दिया तो उसका अर्थ एक तीसरा अर्थ पद ने ले लिया, और तीसरा पद है शिव। तो जहाँ पर विग्रह ऐसे किया जाए जिसका जिसके करके, लास्ट में विग्रह करते समय आए जिसका या जिसके, और साथ में तीसरे पद का संकेत दे रखो, या तो ब्रैकेट के रूप में दे रखो या फिर अर्थात करके लिखा हो, तो वह जो है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बच्चों अब ये नीलकंठ जो है इसको कर्मधारय समास में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। कर्मधारय समास में परिवर्तित करते समय हम क्या कहेंगे, नीला कंठ वाला, या नीला कंठ है जो, या नीलकंठी है जो, या नीले कंठ वाला। तो वाला वाली करके जो विग्रह करते हैं वो कहलाता है कर्मधारय समास। और क्योंकि कर्मधारय समास में हमने बोला है कि नीला विशेषण, क्योंकि पहला पद विशेषण है दूसरा विशेष्य है, तो यहाँ पर नीला यानी विशेषण है और कंठ जो है विशेष्य है, तो नीले कंठ वाला अगर हम कहते हैं तो वो कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, यानी तीसरा पद का हमने नाम दे दिया है, यहाँ हम पर्टिकुलर शिव की तरफ इशारा करें। अब नीले कंठ वाला कोई भी हो सकता है, नीले कंठ वाली कोई भी हो सकता है। मैं अगर अपने कंठ में नीला रंग लगा लूँ तो मैं नीले कंठ वाली हो जाऊंगी। कोई पुरुष अगर अपने कंठ में नीला रंग लगा ले, कंठ यानी गले में, तो वह नीलकंठ हो जाएगा, यानी नीले कंठ वाला हो जाएगा। लेकिन नीला कंठ है जिसका, यानी हम किसी पर्टिकुलर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, कोई एक ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो है शिव। तो जहाँ पर हम किसी विशेष की बात करते हैं, तीसरे पद की बात करते हैं, वो आता है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर हो जाता है। कर्मधारय में वह वाला वाली करके हम विग्रह करके किसी भी की तरफ संकेत कर सकते हैं। अब हम दशानन शब्द को ले लें, दशानन समस्त पद है। अब 10 आनन वाला अगर हम कहते हैं तो बच्चों 10 आनन वाला यानी 10 सिरों वाला कोई भी हो सकता है। जैसे आप रामलीला में देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति रावण बना है और उसने 10 सिरों वाला मुकुट पहना है, तो हम कहेंगे देखो वो 10 सिरों वाला जा रहा है। तो वो 10 सिरों वाला यानी वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि जिसने वो मुकुट पहना हुआ है 10 सिर वाला, वो कोई भी उसका मुकुट उतार के कोई और पहन ले तो वो 10 सिरों वाला बन जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 10 सिर हैं जिसके, यानी वो किसी एक के ही हैं, और वो किसके हैं? रावण के, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। यानी जब हम किसी एक विशेष की ओर संकेत करते हैं, और संकेत करते समय हम विग्रह में जिसका जिसके अंत में लगाते हैं और साथ में हम विशेष का भी नाम लिख देते हैं, तो वो सारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा बहुव्रीहि समास। ऐसे ही महावीर है, महावीर समस्त पद है और इसका विग्रह हम कहेंगे महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। हनुमान को हम महावीर कहते हैं ना, तो यहाँ पर लेकिन हम कहेंगे महान वीर, तो महान वीर तो कोई भी हो सकता है भाई, जो महानता दिखा रहा है वो महान वीर है। ठीक है, तो महान है जो वीर लेकिन हनुमान की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा महावीर, यानी बहुव्रीहि समास। ठीक है, समझ में आया बच्चों? फिर है निशाचर, यानी निशा यानी रात में, चरना घूमना विचरण करना, तो रात में विचरण करने वाला। अब रात में कौन विचरण करते हैं? राक्षस करते हैं। ठीक, तो रात में विचरण करता है जो, रात में विचरण करता है जो। अब अगर हम इसका विग्रह करें कि निशा में विचरण करने वाला, कोई भी हो सकता है भाई, रात में मैं घूम रही हूँ तो मैं रात में विचरण करने वाली हो गई। लेकिन
निशा में विचरण करता है जो, अर्थात है जो यानी कोई एक ही कर रहा है जिसकी ओर हम संकेत करें, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। लेकिन हमने कहा निशा में विचरण करने वाला, तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो कर्मधारय समास कहलाएगा। फिर है घनश्याम। अब घनश्याम समस्त पद है लेकिन इसका विग्रह होगा घन के समान श्याम है जो। अब श्याम जो है इसका अर्थ होता है काला। अब बादल भी काले होते हैं, तो बादल के समान जो काला है अर्थात कृष्ण, कृष्ण के लिए घनश्याम शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन घन के समान श्याम, यहाँ पर हमने अगर तुलना कर दी है, घन के समान श्याम। अब घन के समान काला तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो जो घन के समान काला है ना उसको बुलाओ, घन के समान श्याम है उसको बुलाओ, तो वो कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं घन के समान श्याम है जो, यानी कोई एक ही है, वो कौन है, कृष्ण है। तो यहाँ पर हम तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगर आपको प्रश्न में समस्त पद का विग्रह दिया हुआ है और विग्रह के आधार पर आपसे समास का भेद पूछा जा रहा है, तो आपको विग्रह ध्यान से देखना है। और अगर आपको समस्त पद दिया हुआ है और ये कहा गया है कि इसका विग्रह कीजिए, तो आपको जो भी विग्रह आसानी से आता है, जो आपको लगता है कि मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, इसका बिल्कुल सही होगा, तो आपने उस तरह से विग्रह करना है। जैसे एक उदाहरण मैं बताती हूँ जो आपका द्विगु समास में भी आएगा, जो आपका कर्मधारय में भी आएगा और जो आपका बहुव्रीहि में भी आएगा। जैसे आप सिंपल सा दशानन को ही ले लीजिए, दशानन समस्त पद है। अब अगर मैं इसका विग्रह करती हूँ 10 आनन वाला, तो ये हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि मैंने बताया वाला वाली कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो 10 सिर का मुकुट लगा ले वो दशानन कहलाएगा। और अगर हमें इसका बहुव्रीहि बनाना है तो हम कहेंगे 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, तो हम किसी एक की ओर संकेत कर रहे हैं तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर हमें ये बोला जाता है कि नहीं दशानन से आप इसका द्विगु समास में विग्रह कीजिए, तो हम क्या कहेंगे, 10 आननों का समाहार या समूह, यानी 10 आनन मिलकर के जो एक बना रहे हैं वो क्या कहलाएगा, 10 आननों का समूह या 10 आननों का समाहार, तो वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं जो द्विगु भी हो सकते हैं, द्वंद्व और आपका बहुव्रीहि भी हो सकते हैं, कर्मधारय भी हो सकते हैं। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको ऐसी अभ्यास पत्रिका लेकर आऊँगी समास की, जिसमें दोनों तरह के उदाहरण होंगे एमसीक्यू फॉर्म में और प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप उन प्रश्नों को या उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बस इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समास बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही समास के अभ्यास पत्रिका के साथ।